नंबर 6 में लास्ट टाइम हमने यहाँ तक कर लिया था। अब कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वो देखते हैं। सबसे पहले इसमें है सिंपल कर्व एंड सिंपली कनेक्टेड रीजन। ये होता क्या है? कोई भी ऐसे रीजन जो कि अपने आप को इंटरसेक्ट ना कर रहा हो, जैसे ये सर्कल है ना, ये अपने आप को इंटरसेक्ट नहीं करता। जैसे ट्रायंगल है, ये अपने आप को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, अपने आप को नहीं काट रहा, तो ये हमारे पास सिंपल कर्व होता है या सिंपल रीजन होता है। इसी तरह का हमारे पास ऐसा है, जैसे ये रीजन है, ये रीजन है जो अपने आप को ही काट रहा है यहाँ पे, सही है, तो इसको मल्टीपल कर्व बोलते हैं। ये जो अपने को काट रहा होता है, सही है, तो ये डेफिनेशन होती है। हम आमतौर पे मल्टीपल कर्व रीजन को ना सिंपल कर्व रीजन में कन्वर्ट कर सकते हैं, थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करके। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ से इसको काट दूँ, इसको ट्रिम कर दूँ यहाँ से, और इस लाइन को डायरेक्टली मैं यहाँ पे जोड़ दूँ ऐसे, तो यहाँ पे मैंने क्या कर दूँगा कि इस जो पहले मल्टीपल कर्व थे लेकिन आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा था, मैंने उसको यहाँ से जोड़ दिया और ये अंदर वाला पूरा पोर्शन मैंने हटा दिया। तो अब ये मल्टीपल कर्व रीजन को मैंने सिंपल कर्व रीजन में कन्वर्ट कर दिया। इसी तरह एग्जांपल नीचे दी हुई है, आपके पास ये जो है ना, ये कर्व एक दूसरे को, अच्छा ये भी मल्टीपल कर्व है, एक दूसरे को कट तो नहीं कर रहा लेकिन एक दूसरे के अंदर लाजमी आ रहा है। जैसे ये एक पूरा रीजन था, इस रीजन के अंदर दूसरा रीजन लाई कर रहा है, ये भी एक किस्म से कट ही कर रहा है, उसको जो ओवरलैप कर रहा है। तो उसको अगर यहाँ से काट दें इसको, जैसे यहाँ पे सर ने शो किया हुआ है, तो ये हमारे पास जो मल्टीपल रीजन है उसको सिंगल रीजन में उन्होंने कन्वर्ट कर दिया है। पहली चीज़ ये पता होनी चाहिए। दूसरी चीज़ की एग्जांपल करते हैं, उससे थोड़ी चीज़ें क्लियर होगी। अच्छा, इसमें दो चीज़ें होती हैं, जो चैप्टर नंबर 5, जो चैप्टर में इसका जो पोर्शन है ना, इसमें दो चीज़ें हम कैलकुलेट करते हैं आमतौर पर ना। एक चीज़ होती है पोल्स, दूसरी होती है रेजिड्यू। हमें बेसिकली एक फंक्शन गिवन होता है, ये बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर है, और उस कॉम्प्लेक्स नंबर के हमें पोल्स और उसके रेजिड्यू फाइंड करने होते हैं। ये बेसिकली क्वेश्चन का पेपर का वाला क्वेश्चन नहीं है, पेपर वाले क्वेश्चन आगे आएंगे, ये सिर्फ उसको करने के लिए थोड़े पहले से कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट है कि आपको पोल्स और रेजिड्यू निकालने आने चाहिए। तो पोल्स कैसे निकालते हैं? आपको जो भी फंक्शन दो ना, उसके डिनोमिनेटर को इक्वल टू 0 कर दो और सॉल्व कर लो। जो भी जेड की आपकी वैल्यू आएंगी ना, आपको पोल कहलाएगा। तो आपने किया क्या, आपका डिनोमिनेटर इसको 0 के बराबर ले लिया और इसको सॉल्व किया। अब इसमें क्या, आपको इसको भी एक दफ़ा 0 के बराबर लोगे, इसको भी एक दफ़ा 0 के बराबर लोगे, तो यहाँ से जेड की वैल्यू -2 आ जाएगी, यहाँ से जेड की वैल्यू 1 1 आ जाएगी, तो आपके पास ये पोल्स आ गए। ठीक है, अब रेजिड्यू कैसे निकालते हैं? तो देखो, आपके पास जो पोल्स है ना, -2 जो है वो एक सिंगल पोल है, मतलब एक दफ़ा रिपीट हो रहा है। 1 1 जो है ना, डबल पोल है, 2 दफ़ा रिपीट हो रहे हैं। इसी तरह किसी क्वेश्चन में फॉर एग्जाम्पल 1 1 1 3 दफ़ा 1 आ रहे हैं, तो ट्रिपल पोल कहलाएंगे। रेजिड्यू निकालने के लिए आपके पास एक कंडीशन होती है, अगर सिंगल रेजिड्यू है ना, सिंपल रेजिड्यू निकालना है, सिंपल एक ही वैल्यू आ रही है उसकी, तो कैसे निकालते हैं? उसका एक फार्मूला होता है। हम करते क्या है, लिमिट z इक्वल टू ए, जो हमारा रेजिड्यू आया हुआ है ना, वही रेजिड्यू होता है। फॉर एग्जाम्पल हमारा रेजिड्यू -2 आ रहा था, तो लिमिट लगाएंगे z अप्रोच टू -2, z ऐसे ही आ जाएगा, a की जगह -2 आ जाएगा यहाँ पे। और हमारा फंक्शन, जो हमारा फंक्शन ये रहा जो हमें गिवन है, तो ऐसे हम उसका रेजिड्यू निकाल लेते हैं। अगर सिर्फ एक ही दफ़ा टर्म रिपीट हो रही हो, अगर टर्म 2 दफ़ा रिपीट हो रही हो, उसका ऑर्डर 2 हो, तो क्या होगा, वापसी हुई लिमिट z टेंड्स टू a करेंगे, इसमें वही होगा z -a वही होगा, लेकिन क्योंकि डबल पोल था, इसमें एक दफ़ा स्क्वायर भी आ जाएगा और एक दफ़ा डेरिवेटिव भी आ जाएगा, सिंगल डेरिवेटिव, बाकी हमारा फंक्शन ऐसे आ जाएगा। इससे अगर थर्ड हो तो एक पावर बढ़ती रहेगी, z -3a ऐसे आ जाएगा, पावर 3 हो जाएगी इसकी, और ये सिंगल पे डबल डेरिवेटिव हो जाएगा। इस तरह अगर पावर 5 हो तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ भी पावर इसकी 4 आ जाएगी। तो ऐसे हम आगे बढ़ते रहते हैं। तो यहाँ पे हाफ का भी एडिशन होगा। आमतौर पर आपको ये तक आएगा, या तो फर्स्ट होगा या सेकंड होगा। अब देखो इस पर क्या है, बस हमें इसका रेजिड्यू निकालना है। हमारे पास -2 फर्स्ट पोल है, और ये 1 1 ना सेकंड पोल है, लेकिन 1 1 2 दफ़ा आया हुआ है, तो ये इस कैटेगरी में आएंगे, जिससे हमारे पास ऑर्डर 2 होगा इसका। तो इसका मैं रेजिड्यू निकालने जा रहा हूँ। तो इस कैसे निकालेंगे? आपको पता है जेड की वैल्यू यहाँ पे -2 है, या आपके जो पोल की वैल्यू -2 है, तो आपने देखो वही लगाया, फार्मूला लगाया वही वाला जो सिंगल रेजिड्यू का फार्मूला होता है। z टेंड्स टू आपने a कर दिया, z -a, और आपका फंक्शन यहाँ पे जो आपका a है वो -2 है, और यहाँ पे a की जगह -2 रखा जाएगा। आपका फंक्शन आपका क्वेश्चन में गिवन है, तो आपने यहाँ पे -2 रख दिया, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया, आपका फंक्शन आ गया। अच्छा, अब इसमें है क्या कि जैसे आप फंक्शन की वैल्यू पुट करोगे ना, तो z+2 से ये z+2 कैंसिल हो जाएगा, लिमिट पुट करोगे, आपका रेजिड्यू आ गया। तो रेजिड्यू ऐसे निकालते हैं।
इस तरह अगर वन के लिए डेरिवेटिव पुट कर, क्योंकि वन दो दफ़ा रिपीट हो रहा है इसलिए पावर टू का रेजिड्यू कहलाएगा, तो इसके लिए फार्मूला जो पावर टू वाला रेजिड्यू वो यूज़ करेंगे, ये वाला फार्मूला। तो इसमें देखो यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया, जेड माइनस है उसकी पावर टू आ गई और हमारा फंक्शन आ गया। जेड माइनस डेरिवेटिव वैसे ही आ गया, जेड माइनस एक ही जगह वन पुट कर दिया हमने क्योंकि हमारा जेड वन था, फंक्शन आ गया, तो जेड माइनस इससे ये पूरा कैंसिल हो गया, जेड स्क्वायर अपॉन जेड प्लस टू बच गया। एक दफ़ा डेरिवेट करना है इसको, यहाँ पे डेरिवेट जो किया ना यू अपॉन वी के फार्मूले से किया हुआ है। ये बेसिकली होता है यू डेरिवेटिव इंटू वी माइनस वी का डेरिवेटिव इंटू यू डिवाइड बाई वी का स्क्वायर। तो जब हमने इंटर में सीखा था ना यू अपॉन वी का जब डेरिवेटिव करते हैं, एक हमने यू डॉट वी का फार्मूला पढ़ा था इंटर में कि यू डॉट वी का डेरिवेटिव कैसे लेते हैं। एक होता है यू अपॉन वी का डेरिवेटिव अगर लेना हो वो कैसे लेते हैं, तो उसका फार्मूला ये होता है कि पहले आपने यू का डेरिवेटिव लेना है। देखो यू क्या था आपका जेड था, उसका डेरिवेटिव क्या आ गया टू जेड आ गया, फिर आपने उसको मल्टीप्लाई करना है वी से, वी आपके जेड प्लस टू ये आ गया, फिर माइनस साइन आ गया, फिर वी का डेरिवेटिव लेना है, वी आपके पास ये था, इसका डेरिवेटिव आपके पास वन आएगा और ये चीज़ ऐसी आ गई और डिवाइड में वी का स्क्वायर आ गया। फिर आपने उसके अपनी लिमिट पुट कर दिया, आपका आंसर आपका दूसरा रेजिड्यू ये आ जाएगा। तो ऐसे हम रेजिड्यू कैलकुलेट करते हैं। तो सवाल ऐसा एग्जाम में नहीं आएगा बिल्कुल भी, ये किसी चीज़ का पार्ट बनकर आएगा। सही है, अभी तक अब एक नया टॉपिक है जिसे हम बोलते हैं काउंटर इंटीग्रेशन। इसका एग्जाम में एक क्वेश्चन रखा हुआ है। इसकी बेसिकली तीन टाइप्स हैं। अभी हम आज टाइप नंबर 1 करेंगे, टाइप नंबर 2 भी है, टाइप नंबर 3 भी है, वो अलग एक क्लासेस मिलेगा वो। अच्छा, टाइप में है क्या, सबसे पहले आपको ना एक फंक्शन गिवन होगा, जैसे ये बेसिकली आप इंटीग्रेशन परफॉर्म कर रहे हो, आप इंटीग्रेशन इसमें परफॉर्म करोगे। अब इसमें क्वेश्चन की नौयत कैसी होती है, इंटीग्रेशन होगा, इसकी लिमिट 0 से 2 पाई होगी फिक्स, कोई ना कोई आपको फंक्शन गिवन होगा, उस फंक्शन में आपके पास साइन भी लाई कर रहा होगा, कॉस भी लाई कर रहा होगा, या दोनों में से कोई एक लाई कर रहा होगा। बस उसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन लाजमी लाई कर रहे होंगे, साइन कॉस या दोनों में से कोई बस ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन उसके अंदर लाजमी होंगे और वो इंटीग्रेट हो रहा होगा थीटा के रिस्पेक्ट से। तो ऐसे हमें क्वेश्चन गिवन होगा। हम करेंगे क्या, हम सबसे पहले इस फॉर्म को ना अपने जो वो होता है कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे, हमें पता है, हम लेट करेंगे, एक सपोजिशन लगाएंगे कि z बराबर है ई थीटा के, ई आयोटा थीटा के, सही है। और हमें पता है ई आयोटा थीटा का जो फार्मूला खुलता है वैसे खुलता है। ये सारे क्वेश्चन में जितने भी काउंटर इंटीग्रल पार्ट टाइप 1 होंगे ना, उसमें सब में ऐसे होगा। उसकी पहचान ये 0 से 2 पाई लिमिट होती है, अंदर कोई ना कोई फंक्शन होता है। 0 से 2 पाई लिमिट होकर अंदर कोई ना कोई हमारा फंक्शन होगा और डी थीटा ऐसे आ जाएगा। तो वही किया हमने, इसको पहले लेट कर लेना है जेड इक्वल्स टू आयोटा थीटा, और उसको हमने जब खोलेंगे तो ये खुलता है। फिर इसका हम रेसिप्रोकल भी लेंगे। अगर z है ना तो 1/z जो होगा ना, अगर मैं दोनों का रेसिप्रोकल ले रहा हूँ, दोनों का इन्वर्स ले रहा हूँ, यहाँ भी z इन्वर्स आ जाएगा, यहाँ भी e की पावर माइनस आयोटा थीटा आ जाएगा। और अगर मैं इसको ओपन करूँ ना तो वो ऐसे ओपन होगा, सिर्फ माइनस साइन आ जाएगा बीच में। बेसिकली मुझे यहाँ पे साइन और कॉस की वैल्यूज चाहिए, तो इन दोनों इक्वेशन से मैंने साइन और कॉस की वैल्यू निकालनी है। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को आपस में ऐड करूँगा ना तो मेरे पास कॉस की वैल्यू ये आ जाएगी, और अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को आपस में सब्ट्रैक्ट करूँगा तो मेरे पास साइन की वैल्यू ये आ जाएगी। तो मैंने जो मेरे पास इंटीग्रल मुझे पहले से गिवन था ना, जो साइन और कॉस की फॉर्म में था, उसको मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में कन्वर्जन कर लिया। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन कर लिया मैंने उनको अपने कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में। इसी तरह जब भी आपने थीटा के आपने जो थीटा की फॉर्म थी उसको तो ट्रांसफॉर्म कर लिया है इसकी फॉर्म में, जो ये डी थीटा होता है ना, आपने इसको भी ट्रांसफॉर्म करना होता है इंटीग्रल्स में। जब भी लेट करते हो आप तो इसको एक दफ़ा डेरिवेट करोगे, आप बोलोगे जो डी आपने बेसिकली लिया हुआ था ना कि डी जेड बराबर था इस चीज़ के, तो इसको एक दफ़ा इंटीग्रेट डेरिवेट करोगे ताकि आपके पास डी थीटा की वैल्यू भी आ जाए। इसको डेरिवेट करेंगे इसका आंसर ये आएगा। तो यहाँ से आपने डी थीटा की वैल्यू निकाल ली जो कि ये आ जाएगी। तो ये पार्ट सब सारे क्वेश्चन में जो जब भी काउंटर 1 का सवाल आएगा ना टाइप 1 का, सब में एक चीज़ कॉमन होगी। तो आपने सब में ये पहले कॉस और साइन निकाल के दिखाना होगा, ऐसे ही बिल्कुल सेम, और फिर आपने थीटा निकाल के दिखाना होगा। फिर आपने इन तीनों की वैल्यूज अपने क्वेश्चन में पुट कर देनी है और फिर फर्दर सॉल्व करना है। ये सिर्फ ओवरव्यू था, असल एग्जाम्पल ये है।
देखो इसमें क्या है, एग्जाम्पल नंबर 1 है, उसमें आपको आपका फंक्शन गिवन है और इसमें आपके पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की फॉर्म है अभी, वो इसकी लिमिट 0 से 2 पाई है। तो सबसे पहले अपना क्वेश्चन उतारना है, फिर वही जो हमने ऊपर सपोजिशन की है ना सारी, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है पूरी एज इट इज कॉपी पेस्ट करनी है। वो लेट जेड कर लो, जेड बराबर है ई की पावर आयोटा थीटा के, और ई की पावर आयोटा थीटा बराबर होता है कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के। सही है, यहाँ से आपने जब जेड की वैल्यू निकाली, जेड इन्वर्स की वैल्यू आपने निकाली, जेड इन्वर्स बराबर है ई की पावर आयोटा, ई की पावर माइनस आयोटा थीटा के, तो यहाँ से आपने इसकी वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कॉस की वैल्यू आ जाएगी, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन की वैल्यू आ जाएगी। आपकी वैल्यू ये है। और हमने जब भी किसी चीज़ का लेट करते हैं तो हमें इसको जो थीटा होता है ना उसको भी कन्वर्ट करना होता है लेट वाले फॉर्मेट के हिसाब से। तो इसको जब डेरिवेट करेंगे तो डी जेड बराबर है इसके, यहाँ से थीटा की वैल्यू ये आ जाएगी। अब ये इक्वेशन नंबर 4, 3 और 2 को हम अपनी जो रियल इक्वेशन उसके अंदर पुट कर रहे हमारा मेन फंक्शन था, ताकि हमारा जो फंक्शन है वो कम्प्लीटली ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म से एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। देखो जहाँ जहाँ साइन था मैंने साइन की, यहाँ पे सर ने साइन की वैल्यू पुट कर दी है, और जहाँ जहाँ डी थीटा था वहाँ सर ने डी जेड अपॉन आयोटा जेड पुट कर दिया। नीचे एलसीएम लिया गया, एलसीएम लेने के बाद ये आयोटा जेड कैंसिल हो जाएगा और नीचे से ये बच जाएगा। सही है, अब जो काउंटर 1 टाइप होता है ना, ये जो अभी कर रहे हैं, जो काउंटर 1 टाइप है वो डील कर रही होती है आपके सर्कल पे। अभी बता दो कैसे। आपका सर्कल एक ऐसा पैरामीटर होता है जिसका जो बल्कि सर्कल भी नहीं, यूनिट सर्कल पर डिपेंड कर रही होती है। अच्छा, यूनिट सर्कल ऐसा सर्कल होता है जिसका रेडियस ओवरऑल 1 होता है, जिसका रेडियस हर तरफ से, यहाँ भी 1 है, नीचे भी 1 है, हर तरफ से इसका रेडियस होता है 1 से बोलते हैं यूनिट सर्कल। तो आपका जो काउंटर 1 टाइप है ना वो बेसिकली यूनिट सर्कल को डील कर रहा होता है। तो हम करेंगे क्या, हमारे पास जो ये चीज़ आई है ना, ये जो चीज़ आई है इसके हम निकालेंगे पोल्स, इसके हम निकालेंगे पोल्स, फिर उन पोल्स का निकालेंगे रेजिड्यू। जिसका रेजिड्यू इस यूनिट सर्कल के अंदर लाई कर रहा होगा ना वो हमारे आंसर में पार्टिसिपेट करेगा, और जिसका रेजिड्यू सर्कल से बाहर लाई कर रहा होगा वो हमारे आंसर में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, उसको हम इग्नोर कर देंगे। बस पूरे क्वेश्चन का थीम यही है। आपने ये किया, आपको पता है पहले इसका अपने रेजिड्यू निकालने के लिए पहले हमें पोल्स निकालने होता है। तो आपने वो पोल्स कैसे निकालते हैं, आपका जो भी फंक्शन होता है या आपका फंक्शन है इसके डिनोमिनेटर को इक्वल टू 0 लेते हैं पोल्स निकालने के लिए। तो हमने देखो इसको इक्वल टू 0 लिया सर ने, और यहाँ से सर ने जेड की वैल्यू ये निकाल लिया। अब हमने इनके निकालना है रेजिड्यू। रेजिड्यू कैसे निकालते हैं, ये भी एक सिंगल पोल है, ये भी सिंगल पोल है, तो सिंपल वाला फार्मूला लगेगा। बल्कि नहीं, सॉरी रेजिड्यू निकालना है, बल्कि हमें इसका वो निकालना है, मॉडुलस निकालना है, जेड मॉडुलस। बेसिकली हम अभी जेड मॉडुलस चेक कर रहे हैं ना। अगर जेड मॉडुलस लेस देन 1 हो तो वो लाई करेगा, और अगर जेड मॉडुलस ग्रेटर देन 1 हो तो वो बाहर लाई करेगा, उसको आंसर में नहीं इनकॉपरेट करेगा, जो अंदर लाई करेगा उसको इनकॉपरेट हम कर रहे होंगे। तो जो हमने आंसर निकालना है ना, इसका हम निकालना है हमने मॉडुलस। कैसे निकालेंगे, ये बेसिकली इमेजिनरी पार्ट है। जब भी किसी जेड बार का मॉडुलस निकालते हैं ना तो अंडर रूट के अंदर उसके रियल पार्ट का भी स्क्वायर करते हैं और उसके इमेजिनरी पार्ट का भी स्क्वायर करते हैं, ऐसे करते हैं। जब भी मॉडुलस निकालते हैं उसके रूट के अंदर उसके रियल पार्ट का भी स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट का भी स्क्वायर। ये हमारे पास रियल पार्ट है ही नहीं, तो रियल पार्ट को 0 तस्वर कर लिया और इमेजिनरी पार्ट का भी स्क्वायर कर लिया। सॉल्व किया, इसका आंसर 1/2 जो कि लेस देन 0, तो हमारे पास इसका सर्कल के अंदर लाई कर रहा है, क्या पता यहाँ लाई कर रहा हो। इसी तरह हमने इसको भी वही किया, इसका मॉडुलस लिया, इसका आंसर 2 आ, तो जो कि सर्कल से बाहर लाई कर रहा है, तो ये हमारे फर्दर सोल्यूशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, इसको हमने अभी रोक लिया। और इसी का हम रेजिड्यू निकालेंगे, इसी का ही हम रेजिड्यू कैसे निकालते हैं। अच्छा, इसको भी रोक दो कुछ देर के लिए। जो चीज़ हमारी आई है ना, जो चीज़ हमारा आया आंसर, जो चीज़ 1 से कम है सिर्फ उसी का रेजिड्यू निकाला जाएगा। रेजिड्यू कैसे निकालते हैं, सिंगल पोल है, लिमिट z टेंड्स टू a होता है, z माइनस ए मल्टीप्लाई फंक्शन। मैंने अपनी वैल्यूज पुट की -8/2, हमारा फंक्शन की वैल्यू यहाँ पर आ गई। जब इसमें हम ये लिमिट पुट करेंगे ना तो ये पूरी लिमिट का आंसर जो 0.0 आ रहा होगा, जो कि अनडिफाइंड वैल्यू होती है। सही है, तो हम करेंगे क्या, इसके अंदर लॉपिटल रूल लगाएंगे। लॉपिटल रूल क्या बोलते हैं कि ऊपर भी डेरिवेट कर दो, नीचे भी डेरिवेट कर दो। जब हम ऊपर डेरिवेट करेंगे ना तो ये पूरी वैल्यू ख़त्म होकर 1 में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये पूरी ऊपर वाली वैल्यू 1 में कन्वर्ट हो गई,
जब नीचे डेरिवेट करेंगे तो नीचे सिर्फ 4z और आयोटा 5 बच जाएगा, ये बच गया। फिर यहाँ पे हम z की जगह z की वैल्यूज पुट करेंगे और हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी जो कि हमारे पास रेजिड्यू आ गया है। अच्छा, जब भी हमारे पास ऐसी कोई अनडिफाइन वाली सिचुएशन आती है तो उसमें हम लॉपिटल रूल लगाते हैं। लॉपिटल रूल बोलता है क्या है कि ऊपर भी डेरिवेट कर दो, नीचे भी डेरिवेट कर दो अलग अलग। तो हमने वो यहाँ पे लॉपिटल रूल लगाया, उसको सॉल्व कर, यहाँ पास रेजिड्यू आ गया। अब सोल्यूशन लिखते कैसे हैं? सोल्यूशन लिखने का तरीकेकार ये होता है, बेसिकली आपने किया कि आपने इस पूरी चीज़ को इंटीग्रेट कर दिया है, इंटीग्रेट ना करके आपने इंटीग्रेट कर दिया, सही है। तो ये बराबर होती है किसके? आपकी अपर लिमिट के। आपकी अपर लिमिट यहाँ पर 2 पाई थी, सही है। आपको जो इंटीग्रल होता है बराबर होता है अपर लिमिट इंटू आयोटा मल्टीप्लाई बाय जितने भी रेजिड्यू जो कि इसके अंदर लाई कर रहा है, आपके सारे रेजिड्यू जो कि इस सर्कल के अंदर लाई कर रहा है। आपका सिर्फ एक ही रेजिड्यू जो कि 1/2 था जो कि सर्कल के अंदर लाई कर रहा था, तो आपने सिर्फ उसी का रेजिड्यू निकाल के इसके अंदर रख देना है। आपका सिर्फ एक ही रेजिड्यू आया था जो कि इसके अंदर लाई कर रहा था, तो जो कि ये रहा, आपने रख दिया। इसको सोच के आपका आंसर यहाँ तक आ गया। तो इसमें मुश्किल वैसे इतना है नहीं, लंबा थोड़ा है। करना सिर्फ यही, आपके पास गिवन होगा, आपने साइन को आपने कन्वर्ट करना है पहले जेड की फॉर्म में। जब कन्वर्ट कर लोगे आपके पास एक फंक्शन बनकर आएगा, उसका आपने पोल निकालना है। जब पोल निकालोगे आपने चेक करना है कौन सा पोल अंदर लाया कर रहा है, कौन सा पोल बाहर लाया कर रहा है। जो अंदर लाया कर रहा होगा आपने उसका रेजिड्यू निकाल लेना है और आपका आंसर इस फॉर्म में आपको उसको लिख देना है। जो भी अपर लिमिट होगी उसको लिखना है आयोटा के साथ, और आपका रेजिड्यू का सम। अगर यहाँ पे तो यहाँ पे सिर्फ एक ही रेजिड्यू था तो वो ऐसे ही आ गया। अगर 3 से 4 रेजिड्यू लाया कर रहे हो तो उनका सारा सम यहाँ पे लिख देना आपने। इस तरह सेकंड एग्जांपल इसमें दोबारा आपको एक फंक्शन गिवन है साइन कोस की फॉर्म में, आपने वही शुरू में सेम चीज़ बतानी है। जेड को लेट करना है, ये आयोटा के बारे में आपने साइन कोस की वैल्यू निकाल लेनी है, आपने डी थीटा की वैल्यू निकालनी है। फिर आपने सबको अपने इक्वेशन नंबर जो आपका मेन क्वेश्चन है उसमें पुट कर देना है। आपने पुट किया, थोड़ा सिंप्लीफाई किया, आपका फंक्शन ये बन गया। फिर फंक्शन के हमने पोल्स निकालने हैं। पोल्स कैसे निकालते हैं? इसको इक्वल टू 0 ले लेते हैं। जब इसको इक्वल टू 0 लेंगे तो हमारे पास जो अब इसमें क्वालिटी इक्वेशन लगाई हुई है, क्योंकि सिंपल फ्रैक्शन या मिनट टर्म ब्रेक इसकी नहीं हो रही थी। आप डायरेक्ट कैलकुलेटर वैल्यू रख देना। देखिए कैलकुलेटर में आयोटा इस बार से ऐसे सॉल्व होगा। इसको अपने वैल्यू से निकाले, आपकी वैल्यू दिया गई। फिर आपने चेक करना है कौन सी वैल्यू जो है वो सर्कल के अंदर लाई कर रही है, कौन सी सर्कल के बाहर लाई कर रही है। तो आपने इसका ही मॉडुलस लिया, आपने इसका ही मॉडुलस लिया। जो ऊपर वाले का मॉडुलस ये आ रहा था जो कि 1 होता है, और नीचे वाले का मॉडुलस ये जो कि >1 होता है। तो जिसका मॉडुलस <1 है आप उसको अपने आंसर में पार्टिसिपेट करोगे, बाकी दूसरे को इग्नोर कर दोगे। तो आपका आंसर कैसे निकालते हो आप? जो भी आपका फंक्शन होता है बराबर होता है आपके पास अपर लिमिट इंटू आयोटा डिवाइड मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ रेजिड्यू जो कि सी के अंदर लाई कर रहा था। तो आपने इसका रेजिड्यू निकालना है। ये सिंपल रेजिड्यू है, सिंगल पोल का रेजिड्यू है। उसमें फार्मूला z टेंड्स टू a, z माइनस a इंटू फंक्शन। ए की वैल्यू पता है आपकी, ए की वैल्यू ये रही और आपका फंक्शन ये था। जब इसमें ये वैल्यू पुट करोगे ना अपने फंक्शन का, तो आपके पास 0.0 आ रहा होगा। तो इसमें भी आप पहले पूरा रूल लगाओगे। जब लगाओगे तो पहले वैल्यू 1 के बराबर आ जाएगी। जब इंटीग्रेट करोगे नीचे इंटीग्रेट करोगे तो ये आ जाएगा। अच्छा, इसमें ये z है, फिर z इसका नहीं है। तो जब इसमें वैल्यूज पुट करोगे z की, सिंपलीफाई करोगे आपका आंसर ये आ जाएगा। तो ये टाइप नंबर 1 था जिसमें हम जो यूनिट सर्कल है उसको डील कर रहे होते हैं।